Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So students, we are going to start this PD course for graduation students especially. स्पीडी इसलिए क्योंकि हम लोगों को अपना सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में कवर करना होगा, बिकॉज आपने HRD मिनिस्टर की जो रिसेंट वेबिनार की पोस्ट मैंने डाली थी उसमें उन्होंने बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स मे बी जुलाई में हो सकते हैं, और साथ में ही कुछ स्टेट्स ने ये भी मांगा है कि वो अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना चाहते हैं जून में. सो हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएं, बट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कह के रखा है कि एग्ज़ाम्स जब भी होंगे उसके 10 दिन पहले आपको डेट शीट अवेलेबल करा दी जाएगी. सो हम लोगों को अपना सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में कवर करना है. इस कोर्स में या इस पीडी प्रोग्राम में हम लोग स्पीड में अपना कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो. यूजी का सिलेबस, बीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, सो इतना भी स्पीड में हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ टॉपिक स्किप हो जाएंगे. वो सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं सबको कवर करने की कोशिश करूँगी. थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. आपके टॉपिक का नाम है, ये आपके सेकंड पेपर का टॉपिक है. फर्स्ट पेपर हो चुका है तो सेकंड पेपर से स्टार्ट करते हैं. सेकंड पेपर बीएससी फाइनल का सेकंड पेपर का ये फर्स्ट टॉपिक है. टॉपिक का नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, मतलब अभी तक जितना पता है उसके अकॉर्डिंग. सो हमारे अर्थ पर भी जो हर एक लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं. सो उन सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उन सब को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स. व्हाट्स रॉन्ग विद इट. उन सबको बोलते हैं हम लोग फिजिकल फैक्टर्स. और द एनवायरनमेंट, और बाकी के हमारे जो सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूमन, सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म हम उसी को मानते हैं. तो इन फिजिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंट प्लस लिविंग फैक्टर्स का जो सम होता है इट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में दिया था. इकोसिस्टम का मेजरली मतलब होता है, इकोसिस्टम इकोस वर्ड से लिया गया है और इकोस का मतलब होता है हैबिटेट. हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, जहाँ पर कोई भी लाइफ सस्टेन करती है पूरे के पूरे बायोस्फीयर में. तो वहाँ पे अगर हम एक छोटी सी वाटर ड्रॉप भी लेते हैं, एक वाटर ड्रॉप का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, बिकॉज इट हैज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्लस वाटर. वाटर इज़ अ फिजिकल फैक्टर. सो वहाँ पे अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा. और जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, पॉन्ड की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, समुंदर वगैरह की, तो इन सब का अपना अपना अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है. इवन जब हम एक स्पिट भी करते हैं तो एक स्पिट में भी मतलब हमारा जो सलाइवा हम बाहर निकालते हैं उस एक स्पिट में भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्लोरा प्रेजेंट रहता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की प्रेजेंस प्लस उनके फिजिकल एनवायरनमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है इट इज़ इकोसिस्टम इज द सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर का मतलब है हमारी अर्थ पे जहाँ जहाँ तक भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी टू द
हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, जहाँ तक भी लाइफ प्रेजेंट है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। इसमें ही हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एवोरियल और हमारा जो लैंड है, इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। लिविंग बीइंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में ये लिविंग बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट जो हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम से सेंस क्या है, एक होता है स्टैटिक जो हमेशा एक सा बना रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जब जो हमारा प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के बराबर हो जाता है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम का सेंस यहाँ पर क्या है कि ये जो नंबर है वो कंटिन्यू चेंज होगा, कांस्टेंट नंबर नहीं रहता है, बट स्टिल इट हैज़ द इक्विलिब्रियम। इकोसिस्टम को जब भी हम स्टडी करते हैं, देखो इकोसिस्टम या ये जो पूरा का पूरा पेपर है आपका सेकंड पेपर, ये पूरा पेपर बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बिकॉज इसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप अपने सराउंडिंग से मैच कर सकते हो, आप अपने सराउंडिंग से इसके लिए एग्जांपल्स दे सकते हो। साथ में आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है एग्ज़ाम में लिखते टाइम कि आप कुछ साइंटिफिक वैल्यूज़ पर भी आंसर करो। लाइकवाइज अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक फैक्टर के बारे में बात करते हो, वाटर के बारे में बात करते हो, तो वाटर के बारे में हम अथाह लिख सकते हैं, बट आपसे एक एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ बीएससी स्टूडेंट कि आप थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक लिखो कि वाटर किस किस चीज़ों में एज अ सॉल्वेंट काम में आता है, किस किस चीज़ों में, किस ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए वाटर काम में आता है, ऑस्मोसिस कैसे होती है, कैसे वाटर का रेगुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनेबल। मतलब इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी यूनिट है हमारे बायोस्फीयर की जो अपने आप से खुद को रेगुलेट करने की कैपेसिटी रखती है। लाइक अगर आपने देखा होगा, आप कभी इकोसिस्टम में, अभी हम लोग सक्सेशन की भी बात करेंगे, आप कभी गए होंगे अपने खेत में या अपने किसी पुरानी जगह पे गए होंगे, या आप कहीं कई सालों बाद किसी जगह पे जा रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपने टाइम की वजह से वहाँ चेंज देखा होगा कि कहीं हो सकता है एक लैंड मास पड़ा हो और काफ़ी टाइम बाद आप गए वहाँ पर, तो वहाँ पर अपने आप से बहुत सारे प्लांट्स लग जाते हैं। कोई उस प्लांट को वहाँ पे लगाने गया, बट फिर भी वो प्लांट्स वहाँ लगे मिलते हैं। तो ये सब क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इसलिए बोला क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द फिजिकल एनवायरनमेंट लिविंग फैक्टर्स नहीं रह सकते हैं। अगर पर्टिकुलर लाइट ना प्रोवाइडेड हो, पर्टिकुलर गैसेस ना मिले, वाटर ना मिले, इन सारी चीज़ों की एब्सेंस हो जाए, तो यहाँ पर भी, अर्थ पर भी लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है। सो बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम को मैंने आपको क्लियरली बताया दैट इट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट प्लस लिविंग बीइंग्स। सो इसी बेसिस पर कंपोनेंट्स का मतलब होता है जितनी भी चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनी होती है। कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अभी हम इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे, दोनों में ही बार बार हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन माइंड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. So we can divide it into the two parts. First one is physical or abiotic components. And the second one is living or biotic components. सो फिज़िकल कंपोनेंट्स का मतलब होता है जितना भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा फिज़िकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स में ही आता है। मतलब किसी भी आप केमिकल की बात कर लो,
आप हीट की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं, फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट में। और जितना भी हम लोग बायोलॉजी पोर्शन पढ़ते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हो, जितना भी हम लोग बायोलॉजी पोर्शन पढ़ते हैं, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स टू एनिमल्स, वो सारा का सारा इंक्लूड होता है। मतलब जितनी भी चीज़ों में लाइफ होती है उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम लोग लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स में। सो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स को। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज वाटर. It is very important component because there is no life without water. अभी जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ोगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी आप एक चीज़ पढ़ोगे कि सबसे पहले जो लाइफ है वो ओरिजिनेट ही वाटर से हुई है। एक हॉट सूप करके आप नाम पढ़ोगे, सो आप देखोगे कि वाटर की वजह से ही, साथ में जो वाटर है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट की तरह भी वर्क करता है। हैबिटेट मतलब वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जितनी भी वाटर सोल्यूबल चीज़ें हैं उन सब के सर्कुलेशन के लिए भी वाटर वर्क करता है। प्लस बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी वाटर वर्क करता है, होम्योस्टेसिस के लिए भी वर्क करता है। सो वाटर इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। इवन हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका भी ऑलमोस्ट 90% पार्ट वाटर ही होता है। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिस पे कोई भी केमिकल वर्क कर सकता है। और आपको पता है ह्यूमन की या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी केमिकल्स की रिएक्शन पर ही वर्क कर रही है। एंजाइम की रिएक्शंस, हार्मोन्स की रिएक्शंस, इन सारी की सारी रिएक्शंस पर ही कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी वर्किंग है। सो टेम्परेचर की एक लिमिटेड रेंज में, और वो लिमिटेड रेंज होती है ऑलमोस्ट 5 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऑलमोस्ट हम एक एवरेज रेंज बोल सकते हैं इसको। हर एक ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो नहीं करता है। मेजर ऑर्गेनिजम्स, एक जो मेजर ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, वो इस रेंज को ज़रूर फॉलो करता है। इससे टेम्परेचर बहुत कम होने पर या इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उनकी केमिकल रिएक्शंस अफेक्टेड हो जाती हैं और उनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। इसका जो एक्सेप्शन है वो हैं सीड्स और कुछ हमारे प्रोकैरियोट्स जो 0 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उससे नीचे भी सर्वाइव कर लेते हैं, और 100 डिग्री के हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हो गए, बट एक जो मेजर रेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की केमिकल रिएक्शंस की वो है 5 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट में भी स्पेशली सोलर लाइट, जो सन के थ्रू हमें लाइट प्रोवाइडेड होती है, सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट है। बिकॉज उस सोलर लाइट की प्रेजेंट की वजह से ही जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फूड का प्रोडक्शन कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो मेजर एनर्जी सोर्स होता है वो क्या है? सनलाइट। सो सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में भी रह पाता है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। सो 3 फिजिकल कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा और जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ह्यूमिडिटी जब नहीं होती है, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे, तो हमारी स्किन फ्लेकी होने लगती है। हमारे अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए और भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक कुछ स्पोर्स होते हैं जिनका जर्मिनेशन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ही होता है। इसके अलावा जो स्टेमन्स होते हैं, एंथर जो होते हैं, एंथर में डिहिसेंस जब होता है, उस डिहिसेंस के टाइम पर आप अलग से वाटर ड्रॉप्स डालने नहीं जाते हो कि ये एंथर मैच्योर हो गया है, इसमें से
पॉलन ग्रेन्स को लिबरेट होना है, सो आप जाके उसमें कोई वाटर ड्रॉप डाल के आ गए और वो डेहिसेंस करके, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक जो उसकी ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसी को एब्जॉर्ब करके वो डेहिसेंस करता है. सो द ह्यूमिडिटी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एज वेल एज इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. फिर क्लाउड्स की वजह से बारिश होती है और वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है वाटर साइकिल का. नेक्स्ट इज विंड और एयर. सो विंड मतलब जो हवा बहती है उसको हम विंड बोलते हैं, मतलब जो भी एयर फ्लो कर रही है वही विंड है. विंड प्लांट की ग्रोथ में, क्योंकि प्लांट एक ही जगह लगे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स मूव करके जा सकते हैं बट प्लांट्स कैन नॉट मूव. सो विंड क्या करती है, अगर यूनी डायरेक्शनल विंड है, आपने कुछ जगहों पर ट्रैवल करते टाइम देखा होगा कि कभी कभी प्लांट एक ही साइड झुके रहते हैं, या प्लांट्स में एक ही साइड ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, दूसरे साइड में ब्रांचेस कम ही होती हैं या नहीं होती हैं. सो वो जो प्रेशर होता है वो यूनी डायरेक्शनल विंड का होता है. जब हवा एक ही साइड बहती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्रांचेस होती हैं वो मोस्टली टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है. और कुछ टाइम बाद वो प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें एक ही साइड ब्रांचेस आती हैं, दूसरे साइड ब्रांचेस आती ही नहीं हैं. आफ्टर विंड, गैसेस. सो एयर में जो गैसेस कंपोनेंट होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिजम्स गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं वो इससे अपना फूड भी प्रोवाइड करते हैं. हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसी एयर से लेते हैं और उससे फूड का प्रोडक्शन करते हैं. ह्यूमन उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन भी इसी एयर से और गैसेस से लेता है. सो गैसेस का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस, देन आफ्टर ऑक्सीजन गैस, और उससे भी सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट थिंग इज soil or the topography. The study of the soil is called the topography. So soil में जितने भी nutrients होते हैं उनको plant absorb करते हैं, या कोई भी organism जो है, जितने भी हमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सब के सब कहाँ से मिलते हैं, soil से. So soil is the major source of macro as well as micronutrients. एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इकोसिस्टम वर्क्स एज ओपन सिस्टम एज वेल एज अ क्लोज्ड सिस्टम. ओपन और क्लोज्ड से सेंस क्या हुआ, अगर कोई चीज़ का इनपुट बाहर से हो रहा है और आउटपुट भी बाहर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से, तो उसके लिए हम बोल देंगे ओपन सिस्टम इकोसिस्टम को. बट अगर किसी चीज़ का साइकिलिंग हो रही है, मतलब वो चीज़ इकोसिस्टम से ही इनपुट हो रही है और इकोसिस्टम में ही आउटपुट उसका निकल रहा है, सो फॉर दैट थिंग वी कॉल्ड इकोसिस्टम एज अ क्लोज्ड सिस्टम. तो ये होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. जब हम बात करते हैं एनर्जी की, सो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से मिलती है. मेजरली सनलाइट किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बाहर से सन के थ्रू आती है और प्लांट्स के थ्रू ट्रैप कर ली जाती है. उसके बाद फिर जो एनर्जी हम रेस्पिरेशन के टाइम पे या किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टाइम पे हीट के फॉर्म में लिबरेट करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है. सो फॉर एनर्जी द इकोसिस्टम वर्क्स एज द ओपन सिस्टम. बट जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की, सो मिनरल्स के जब साइकिलिंग होती है, मिनरल्स मैंने अभी भी बताया कि सॉइल से प्रोवाइडेड होते हैं, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हों या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों. तो ये मिनरल्स यहीं सॉइल से प्रोवाइडेड हुए इकोसिस्टम को, और बाद में भी जब डिकम्पोजर्स को अभी हम पढ़ेंगे तो डिकम्पोजर्स बाद में भी इसको कहाँ लग देते हैं, सॉइल में ही. सो सॉइल या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल के बेसिस पर हमारा इकोसिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इट इज़ एज ओपन सिस्टम. So after the physical or abiotic components, let's talk about the biotic components.
सो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे दो टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं, एक मेजर और एक माइनर। बात पहले कर लेते हैं हम लोग जो सिंपल डिफरेंशिएशन है प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर, वो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में बेसिक डिफरेंशिएशन है। कंज्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो कंज्यूमर्स and the micro consumers। माइक्रो कंज्यूमर्स में हम लोग रखते हैं डिकम्पोजर्स को। और मैक्रो कंज्यूमर्स में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द टॉप कंज्यूमर्स, और इनको हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी एक इकोसिस्टम में, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक एनवायरनमेंट में जो लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करे, और यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की या फूड एनर्जी की। तो फूड एनर्जी को जो प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, और जो उसे कंज्यूम करते हैं मतलब वो अपने लिए फूड एनर्जी को नहीं बना सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर्स बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू यही पूरे के पूरे इकोसिस्टम में फूड एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा ये भी होते हैं जो, या फिर हम बात करें एल्गी की, तो ये भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एज अ प्रोड्यूसर्स वर्क करते हैं, बट मेजरली इसमें हम ग्रीन प्लांट्स को रखते हैं। प्रोडक्टिविटी दो टाइप से हो सकती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी हो सकती है और कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी हो सकती है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स में डिफरेंशिएट किए गए हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब द ऑर्गेनिज्म विच यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज, तो उन सारे के सारे कंज्यूमर्स को हम लोग माइक्रो कंज्यूमर्स में रख देते हैं। और जितने भी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, उन सबको हम लोग रख देते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स में। मैक्रो कंज्यूमर्स में हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट्स पर, सो इनको हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पर, और टॉप कंज्यूमर्स मतलब जो अपने फूड के लिए इन दोनों पर डिपेंड रह सकते हैं, मतलब वो हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं और कार्निवोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको भी खा सकते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, बट इनको इकोसिस्टम में किल करके कोई भी नहीं खा सकता है, सो दे आर कॉल्ड द टॉप कार्निवोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट्स की, एज वेल एज हम बात कर लेंगे हमारे जो मेजर इकोसिस्टम है वर्ल्ड में उनकी। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए, शॉर्ट नोट यहीं से बनते हैं, और मेजर इकोसिस्टम्स जो हैं उन इकोसिस्टम्स में आपसे पर्टिकुलरली फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं।